नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अक्षय बिदुआ। सत्ता के सुपर ओवर में आपका स्वागत है। बीजेपी से सीएम शिवराज सिंह चौहान कप्तान की भूमिका में रहे तो सिंधिया उपकप्तान की भूमिका में पिच पर डटे रहे, तो कांग्रेस से कमलनाथ कैप्टन के किरदार में रहे। हालांकि आखिरी दौर में दिग्विजय सिंह ने भी सियासी शॉट्स मारे। किस सीट का क्या रहा सियासी इतिहास और किस के पक्ष में जा सकता है हार जीत का ट्रेंड? कौन होगा मैन ऑफ द मैच? ये हम सब आपको बताएंगे सत्ता के सुपर ओवर में। वोटिंग के बाद अब सियासी पार्टियां 10 नवंबर के बाद की स्थिति पर रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। काउंटिंग के बाद क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं और उन परिस्थितियों में सत्ता की सेटिंग कैसे हो सकती है, इस पर अभी से ही चर्चा होने लगी है। हम आपको बताते हैं कि आखिर मतगणना के बाद की स्थिति क्या बन सकती है। किसके पक्ष में होंगे चुनावी नतीजे? सत्ता के लिए किसकी पूरी होंगी उम्मीदें? 28 सीटों पर उपचुनाव के बाद यह तय है कि प्रदेश में सियासी समीकरण बदलेंगे। ये बदलाव सरकार में भी हो सकता है या फिर बीजेपी कांग्रेस के संगठन स्तर पर भी हो सकता है। अब सवाल है कि आखिर उपचुनाव के बाद क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस अगर 21 सीटें भी जीतती है तो उसे दूसरे दलों की जरूरत पड़ेगी। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस को एसपी और बीएसपी का समर्थन लेना होगा। दूसरा समीकरण ये हो सकता है कि कांग्रेस 21 से कम सीटें जीतती है तो सत्ता में आने के आसार कम होंगे। बीजेपी विधायकों को तोड़ने पर ही सत्ता में वापसी हो सकेगी। इसी तरह बीजेपी को सरकार में रहने के लिए 9 विधायकों की जरूरत होगी। 9 से कम सीटें जीतने पर बीजेपी को समर्थन की जरूरत होगी। सत्ता में रहने के लिए बीजेपी को दूसरे दलों के भरोसे रहना होगा। एसपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायकों के साथ की जरूरत होगी। मौजूदा वक्त में ये दल बीजेपी को समर्थन कर भी रहे हैं। यानी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बीजेपी की तुलना में कांग्रेस की राह ज्यादा मुश्किल है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत के लिए सिर्फ 9 सीटों की दरकार है, तो वहीं कांग्रेस को सहयोगियों के साथ सरकार बनाने के लिए कम से कम 21 सीटों की जरूरत होगी। कहीं न कहीं आंकड़ों के इसी अंकगणित की वजह से बीजेपी के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। हालांकि सत्ता में आने की उम्मीद कांग्रेस को भी कम नहीं है। देखिए, कांग्रेस का कोई चांस न तो पहले था और न आज है। उनको सीटें जीतना असंभव है। वो अपना खाता खोल लें तो बहुत है, ऐसा मेरा मानना है। जो समाचार हमारे पास आ रहे हैं भोपाल से भी और ग्वालियर की भी हम देख रहे हैं, ग्वालियर संभाग की भी जाकर बात करें तो कांग्रेस की स्थिति कहीं भी अच्छी नहीं है। और जहाँ पोलिंग अच्छी तरह हुआ है वहाँ तो बहुत ही परेशानी में कांग्रेस है। और मेरा तो ये मानना है कि बहुत थम्बिंग मेजोरिटी से हम मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। और एक सबक भी होगा सबके लिए, खासकर राजनीतिक पार्टियों के लिए, जहाँ सरकारें उनकी हैं, कि अगर जनता की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे तो कुछ भी हो सकता है। और ये मध्य प्रदेश उसका बिल्कुल एक उदाहरण है, जहाँ पर कि कांग्रेस की नाकामी के कारण, उनके नेताओं की नाकामी के कारण, मुख्यमंत्री की उदासीनता के कारण न तो उनके विधायक संतुष्ट थे न मंत्री संतुष्ट थे। जहाँ तक हम लोगों का आकलन है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव था वहाँ भारतीय जनता पार्टी को तो 1 या 2 सीटें भी बहुत मुश्किल में मिल पाएंगी। जनता पूरे तरीके से समझ गई थी और उन्होंने इस चुनाव में बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में हम लोग 28 में से 28 सीटें इस बार जीत रहे हैं। हम लोगों के इंटरनल सर्वेज भी ये कह रहे हैं और जिन लोगों से बात हो रही है वो सभी लोग बहुत आशान्वित हैं। जहाँ तक विषय ये है कि यदि कुछ कम सीटें रह जाती हैं, 22-23 आ जाती हैं, तो किस तरीके से आगे की रणनीति बनेगी, तो शीर्ष नेतृत्व इस पर भी विचार कर रहा है। जो भी रणनीति तय होगी जल्द आप सबके सामने आ जाएगी। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि 21 से कम सीटें आने पर भी कांग्रेस ने कुछ गेम प्लान तैयार किया है। कांग्रेस की नजर बीजेपी की कमजोर कड़ी पर है। अगर कांग्रेस 15 सीटें भी जीतती है तो वो कुछ बीजेपी विधायकों को अपने पाले में लाने की तैयारी में है ताकि बहुमत का आंकड़ा हासिल हो सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या मौजूदा स्थिति में बीजेपी में सेंधमारी आसान है? आखिर कांग्रेस किन किन बीजेपी विधायकों पर नजर लगाए हुए है? तो जानकारी के मुताबिक
ऐसे विधायक जो पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में ज्यादा हासिल करने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी में हाशिए पर जाने से परेशान हैं, जिनकी ज्यादा उम्र है, आगे टिकट मिलने की संभावना कम है। पहली बार के ऐसे विधायक जिन्हें मंत्री बनने के लिए सालों इंतजार करना होगा, जिनका परिवार पूर्व में कट्टर कांग्रेसी रहा हो। ऐसे बीजेपी विधायकों पर भी कांग्रेस की नजर है, मगर ये भी तभी मुमकिन हो पाएगा जब कांग्रेस कम से कम 15 सीटें जीते। विधानसभा की मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो विधानसभा की कुल सीट 230 है, बीजेपी के 107, कांग्रेस के 87, बीएसपी के 2, एसपी के 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। सदन की जो स्थिति है उसके लिहाज से गैर बीजेपी कांग्रेस विधायकों की भूमिका भी अहम हो सकती है। ये स्थिति तब आएगी जब बीजेपी 9 से कम सीटें जीतेगी या फिर कांग्रेस 21 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। अगर ये स्थिति बनी तो एसपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायकों के रुख पर निर्भर करेगा कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं और किसके साथ जाने में उन्हें ज्यादा फायदा है। जिस तरह से दोनों ही दल ये अंदाजा लगा रहे थे कि प्रतिशत बढ़ेगा, उसमें लोगों ने बेरुखी दिखाई है। चर्चा अब इस बात की चल रही है कि कांग्रेस अगर 20 से ज़्यादा सीटें लाती है तो क्या सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस की नज़र निर्दलीय, बीएसपी और बीजेपी के कुछ विधायकों पर है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को 28 सीटें चाहिए और बीजेपी को महज 8 सीटों की ज़रूरत है। और बीजेपी की कोशिश है कि उसकी जो सरकार मध्य प्रदेश में है उसके सहारे वो हर संभव कोशिश करके सरकार को बचाए रखे। अब देखना है कि परिणाम के बाद की स्थितियां क्या बनती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार कुशवाहा के साथ विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। मैदान के अंदर की बात यह है कि सत्ता के साथ साथ संगठन में भी समीकरण बदलेंगे। अगर कांग्रेस जीतती है तो सिंधिया और उसके समर्थक हाशिए पर जा सकते हैं। अगर बीजेपी जीतती है तो कांग्रेस युवा नेतृत्व पर विचार कर सकती है, यानी कि कांग्रेस की हार से कमलनाथ की सियासी पारी ठहर सकती है। 28 सीटों पर वोटिंग के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। 2018 की तुलना में कम वोटिंग होने के पीछे कोई जीत की कल्पना कर रहा है तो किसी को हार का डर सता रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रियों की सीटों को लेकर है, क्योंकि उनकी सीटों पर कम मतदान हुए हैं। दो 2018 की तुलना में 3% कम मतदान। कोरोना का साया या फिर कोई और कारण? वैसे तो ये पहले से ही माना जा रहा था कि वोटिंग पर कोरोना का साया रहेगा, लेकिन प्रतिष्ठा की लड़ाई में ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि वोटिंग अच्छी होगी। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में ये कहा जा रहा था कि जो भी वोटरों को बूथ तक ज्यादा पहुंचाने में सफल रहेगा उसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा। किसके वोटर कितने पहुंचे हैं, इसकी असलियत तो 10 नवंबर को सामने आएगी। मगर 2018 की तुलना में कम वोटिंग होने से पार्टियों की चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। उपचुनाव में 69.93% मतदाताओं ने वोट डाले। 2018 की तुलना में 3% कम वोटिंग हुई है। 21 सीटों पर 2018 की तुलना में 0.06% से 10.03% तक कम वोटिंग हुई है। इनमें से 11 सीटें मंत्रियों की हैं। मंत्रियों की सीटों पर कम मतदान होना चिंता का विषय माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी कम वोटिंग को अलग चश्मे से देख रही है, जबकि कांग्रेस इसे जीत का संकेत मान रही है। मुझे लगता है कि अगर हम पिछली बार के ट्रेंड्स को देखेंगे और अभी के देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई मेलजोल करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरे चुनाव को लड़ा है, हमारा पूरा विश्वास है कि ज़्यादा परसेंटेज निश्चित रूप से हमारे फेवर में रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि जब मतगणना हो हमारे सारे कार्यकर्ता सतर्कता से काम करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कल लगातार कई मतदान केंद्रों पर गदर कराती रही, वो प्रयास जो है ईवीएम के साथ भी कर सकते हैं। ईवीएम, स्ट्रांग रूम और सबकी हमारी मजबूती से नज़र बनाए रखना भी हमारा एक काम है। लेकिन जहाँ तक परसेंटेज वाला इशू है, अभी तक वर्तमान में हमारे जो बूथ के कार्यकर्ताओं का तंत्र है उसके माध्यम से यही जानकारी आ रही है, ये सब हमारे पक्ष में है। 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में जिस तरह से 70% से ज़्यादा मतदान हुआ है, ये जनता के आक्रोश को दिखाता है। बिके हुए गद्दार विधायकों के खिलाफ जिनने जनता का जनमत बेचने का काम किया है, जनता ने भारी मतदान करके अपना आक्रोश दिखाया। आमतौर पर परंपरा रही है उपचुनाव में मतदान कम होता है, साथ ही कोरोना
कोरोना काल में बिहार जैसे राज्य में 55% के लगभग मतदान हुआ और मध्य प्रदेश में 70% से ज़्यादा मतदान होना ये निश्चित ही सत्ता परिवर्तन का परिचायक है। 10 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। कम वोटिंग होने के पीछे कोरोना को वजह माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मान सम्मान और गद्दार की लड़ाई हुई उसमें कम वोटिंग होना थोड़ा चौंकाता भी है। सवाल ये है, दल बदल की सियासत जनता को पसंद नहीं आई, मान सम्मान की लड़ाई जनता को रास नहीं आई। मान सम्मान की लड़ाई में जनता को फायदे की उम्मीद कम दिखी। कांग्रेस के बदला लेने की अपील का बड़ा असर नहीं हुआ। कोरोना के डर से लोग घरों से बाहर कम निकले। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि पिछले कई सालों में अब तक का ये सबसे कम मतदान है। 2008 से 2020 के बीच 20 उपचुनाव हुए, लेकिन कभी भी ज्यादा और कम वोटिंग का प्रतिष्ठान इतना नहीं रहा। ग्वालियर पूर्व में सबसे कम 48.15%, तो आगर में सबसे ज्यादा 83.75% वोटिंग हुई। इससे पहले सर्वाधिक वोटिंग 79.99% का रिकॉर्ड 2018 में मुंगावली में बना था। सबसे कम का 58.38% का रिकॉर्ड 2017 में अटेर सीट के नाम है। हालांकि कोरोना के बाद भी करीब 70% मतदान होना लोकतंत्र की जीत है। अब सवाल है कि आखिर 70% वोटिंग क्या इशारा करता है। तो इसका सटीक अनुमान लगाना तो मुश्किल है, लेकिन कभी-कभी इसका विश्लेषण अनुमान के आसपास सटीक हो रहा है। जानकारों के मुताबिक 70% वोटिंग के इशारे दो ही होते हैं। पहला ये कि सरकार ये प्रत्याशी के प्रति लोगों में गुस्सा है। दूसरा ये कि कांग्रेस के अलावा बीजेपी के लोगों का बड़ी तादाद में बूथ तक पहुंचना। वैसे सरकार के प्रति गुस्से का कोई खास कारण नहीं है, क्योंकि इस सरकार को 7 महीने ही हुए हैं, लेकिन कांग्रेस कह सकती है कि ये पार्टी बदलकर सरकार गिराने वाले प्रत्याशियों के प्रति लोगों का गुस्सा है। लेकिन गणित इतना सीधा भी नहीं है। इन उपचुनावों में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती उसके वोटर को इस कोरोना काल में बूथ तक पहुँचाना ही था, और वोटिंग प्रतिशत में ऐसा लगता है कि वो इसमें सफल हो गई, क्योंकि कांग्रेस का परंपरागत वोटर तो मतदान करता ही है। परंपरा कहती है कि 55 या 60% से नीचे वोटिंग पर कांग्रेस की जीत तय होती है। हालांकि कभी कभी 80% वोटिंग में भी कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई है। पिछले चुनाव में बदनावर में 86% वोटिंग हुई थी, जिसमें कांग्रेस जीती थी। इस बार दंती गांव बीजेपी के प्रत्याशी हैं और बदनावर में इस बार भी 83% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इसी तरह अंबा और ग्वालियर पूर्व में भी ऐसा दिख चुका है। 2018 में अंबा में करीब 60% वोट पड़े थे, जिसमें कांग्रेस जीती थी। इस बार अंबा में 54% वोटिंग हुई है, तो वहीं ग्वालियर पूर्व में 2018 में 58% वोट पड़े थे। इस बार 48% ही वोटिंग हुई। अगर कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ गुस्से के दावे को मान भी लिया जाए, तो 28 में से एकमात्र सीट आगर है, जो बीजेपी प्रत्याशी के निधन की वजह से खाली हुई थी। लेकिन आगर में सबसे ज्यादा 83.7% वोटिंग क्यों हुई? वहां आखिर किसके प्रति गुस्सा था? आगर में तो दल बदल का कोई मामला भी नहीं था। जाहिर है कि मतदाताओं के रुख को भांपना इतना आसान काम नहीं है। उनके मन की बात 10 नवंबर को ही सबके सामने आएगी। मध्य प्रदेश में हुई उपचुनाव की वोटिंग ने दिग्गज नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल इस बार 2018 से अगर ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो ऐसी 7 सीटें हैं जहां पर 2018 के मुकाबले में ज़्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन बाकी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर तय आंकड़े से कम वोटिंग हुई है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो दिग्गज इस बार चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे थे, वो इस समय चिंता में हैं कि आखिर 10 तारीख को परिणाम आएगा तो उनका क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। मैदान के अंदर की बात तो यह है कि 28 में से 7 सीटों पर 2018 की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुई है और इन 7 सीटों पर 70% से लेकर 83% तक मतदान हुए हैं। इसीलिए इन 7 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में जीत के दावे हो रहे हैं ज्यादा। मुरैना, भिंड और ग्वालियर जिले में कम वोटिंग हुई है। ग्वालियर में कम वोटिंग होना बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही चौंका रहा है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को हराने का एक बड़ा मिथक है उनके हारने का। हर चुनाव में आधे से ज्यादा मंत्री हारते रहे हैं। इस बार भी 14 ऐसे मंत्री मैदान में हैं। हालांकि 2 मंत्रियों ने वोटिंग से पहले इस्तीफा दे दिया था। इस बार क्या है उनके लिए बड़ी चुनौतियां, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में मंत्रियों के हारने का है बड़ा मिथक। जनता नहीं देती है दोबारा चुनाव में साथ।
मध्य प्रदेश में हार जीत को लेकर बड़ा मिथक काम करता रहा है। कद्दावर मंत्रियों की हार हर चुनाव में होती रही है। मिथक ये है कि कद्दावर मंत्री दोबारा विधानसभा का मुंह नहीं देख पाते, इसलिए इस बार इस मिथक की चर्चा हो रही है कि क्या इस बार मंत्रियों के हारने का मिथक टूटेगा। क्या शिवराज अपने मंत्रियों को जिताकर मिथक तोड़ेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें से 14 सीटों पर मंत्री ही चुनावी मैदान में हैं। हालांकि बाद में तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि शपथ के लिए 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका था। यानी उपचुनाव में आधे से ज्यादा मंत्री ही चुनावी मैदान में हैं। प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर तो है ही, साथ ही सरकार का स्वरूप भी इसी हार जीत पर निर्भर करने वाला है। हालांकि बीजेपी कुछ दलीलों के जरिए इस मिथक को टूटने के दावे कर रही है, तो उधर कांग्रेस मंत्रियों के हारने की उम्मीद लगाए बैठी है। नेपानगर विधानसभा चुनाव जब भी जिस पार्टी का मुख्यमंत्री बना है तो उसी पार्टी का विधायक वहां से जीतता है, जब भी उस पार्टी का मुख्यमंत्री इस प्रदेश में बनता है। यह मिथक वहां पर आज तक कायम है। पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार बनी तो वहां से कांग्रेस की सुमित्रा काजडेकर चुनाव जीती थी। जिस प्रकार अनेक बार मिथक टूटते भी हैं, तो मैं समझता हूं कि यह मिथक इस बार टूटेगा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक मंत्री जीतकर मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगभग 22 से 25 सीटें इस बार जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में न केवल मिथक बल्कि प्रदेश की जनता इतिहास रचने वाली है। सभी 14 मंत्री और साथ ही 25 बिके हुए विधायक भारी अंतर से चुनाव हारने वाले हैं। जनता के बीच में बिकाऊ और गद्दार का मुद्दा सभी मुद्दों के ऊपर भारी रहा। जनता ने ये माना कि इन विधायकों ने जनमत को बेचा है, जनता को बेचने का काम किया है। इसलिए 10 नवंबर को सभी 28 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और फिर से कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी जो भी दलील दे, लेकिन मंत्रियों की सीटों पर मतदान कम होने से मिथक के बरकरार रहने की चर्चा अभी से होने लगी है। 28 में से 21 सीटों पर कम वोटिंग हुई। इनमें 11 मंत्रियों की सीटें हैं। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत की सीट पर भी मतदान घटा है। 11 में से 8 मंत्री सिंधिया समर्थक हैं। कम वोटिंग होने से मंत्रियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि मंत्रियों की सीटों पर भितरघात होने की भी आशंका है। इसलिए कहा जा रहा है कि मंत्रियों की हार से मिथक बरकरार न रह जाए। इसलिए ज्यादातर मंत्री भितरघात के भंवर में फंसे दिख रहे हैं और कहीं न कहीं इसलिए मंत्रियों के हारने की अटकलें तेज होती जा रही हैं। वैसे भी ये उपचुनाव कई मायनों में अलग है। जिन मंत्रियों की साख दांव पर लगी है, ज्यादातर उन्हीं की वजह से कमलनाथ की सरकार गिरी थी। इसलिए कांग्रेस के टॉप एजेंडे में कुछ सीटें थी। मसलन सांवेर से तुलसी सिलावट, सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत, डबरा से इमरती देवी, मुंगावली से महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांची से प्रभुराम चौधरी और ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर की सीटों पर कांग्रेस का फोकस ज्यादा था। इन सीटों पर कमलनाथ सीधे तौर पर दिलचस्पी ले रहे थे, क्योंकि माना जाता है कि बेंगलुरु में बगावत को इन्हीं नेताओं की वजह से हवा मिली थी। 14 सीटों पर मंत्री मैदान में हैं। 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। इन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में बराबरी का मामला रहा है। हर बार वोटरों का मन बदलता रहा है। कुछ सीटों पर तो जनप्रतिनिधि बदलने का पुराना ट्रेंड है। अब तक जितने चुनाव हुए उनमें बीजेपी कांग्रेस को बराबर मौका मिलता रहा है। यही वजह है कि इस बार मंत्रियों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि ये उपचुनाव सिंधिया समर्थक मंत्रियों के लिए सियासी भविष्य तय करने वाला है। अगर हार होती है तो कहीं के नहीं रहेंगे। हार के बाद बीजेपी में भी हाशिए पर जाने का खतरा है, क्योंकि संगठन में नए नेताओं को मुख्य धारा में आने में वक्त लगता है। अगर चुनावी इतिहास पर गौर करें तो पिछले 2 चुनाव में 23 मंत्री हार चुके हैं। 2018 में 13 मंत्री बुरी तरह हारे थे। 13 मंत्रियों में कई दिग्गज भी शामिल थे। इससे पहले 2013 में 10 मंत्रियों की हार हुई थी। यानी जो ट्रेंड रहा है उसके मुताबिक हर चुनाव में करीब आधे मंत्री चुनाव हारते रहे हैं। इस बार अगर मंत्री उपचुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं तो पुराना ट्रेंड टूटेगा, और अगर हार होती है तो मिथक तो बरकरार रहेगा। मंत्रियों के हारने का मिथक क्या इस बार टूट जाएगा? क्योंकि इससे पहले के चुनाव में जनता की अदालत में कई मंत्री कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों की सीट बचा पाते हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावले के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैदान के अंदर की बात तो यह है कि पहले और इस बार के हालात अलग हैं। दल बदल की वजह से गुस्से में दिखने की आशंका तो है, लेकिन एंटी इंबेंसी का खतरा नहीं है और इसीलिए शिवराज और उनके मंत्रियों को जीत की उम्मीद है। मरवाही में कोरोना के साए के बाद भी अच्छी वोटिंग हुई है। ज्यादा मतदान होने से किसी की धड़कनें तेज हो गई तो किसी को जीत की उम्मीदें बढ़ी हैं। क्या हैं इसके मायने, पूरी रिपोर्ट देखिए। मरवाही में पूरा होगा कांग्रेस का मिशन 70। कमल खिलने से बचेगी JCCJ की लाज। मरवाही में कोरोना काल में भी 77% से ज्यादा हुए मतदान, इसीलिए इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ज्यादा वोटिंग होने का मतलब यह है कि जनता या तो बदलाव चाहती है या फिर यह सहानुभूति की एक बड़ी लहर हो सकती है, और अगर ऐसा है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन विकास के मद्देनजर जनता बदलाव के लिए सड़कों से बाहर निकली तो ये कांग्रेस के लिए सुकून देने वाली बात है। कहीं न कहीं इन्हीं वजहों से पार्टियां बम्पर वोटिंग को अपने अपने हक में मान रही हैं। हम विकास के मॉडल को लेकर मरवाही के उपचुनाव में गए थे। भारतीय जनता पार्टी साठगांठ कर रही थी। उन्होंने अपना डमी प्रत्याशी घोषित किया। क्यों? क्योंकि उनका सलवा जुडुम था उनकी पार्टी से, जोगी पार्टी के साथ। वो बैठे हुए थे एक दूसरे के साथ, और जब अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते थे तो एक दूसरे की गोद में बैठ गए जाके। उसके बाद साम दाम दंड भेद जो कर सकते थे उन दोनों पार्टियों ने किया। मिशन 70 बिल्कुल होगा, और मुझे पूरा विश्वास है मरवाही की जनता के ऊपर कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी को आशीर्वाद देगी और 70 सीटों का जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो पूरा होगा। यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो जिले बनाने के बाद में एक ईंट रखी नहीं गई है, और मरवाही यदि उपेक्षित रहा है, मरवाही यदि पिछड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके दोषी है तो कांग्रेस है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के जनप्रतिनिधि वहाँ पर रहे हैं और उसके बाद भी आज मरवाही पिछड़ा हुआ है। ये हर लोगों के जुबान में रही है, और निश्चित रूप से इस बार लोगों ने जो मत दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसीलिए मत दिया है कि कांग्रेस के कारण मरवाही का पिछड़ापन का कारण है। ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ उसका लाभ मिला है, ये मान सकते हैं, लेकिन कितना असर हुआ ये 10 तारीख को आपको दिखाई देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में रही, जनता के बीच में रही, उसका लाभ जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बीजेपी कांग्रेस दावे जो भी करें, लेकिन सच ये भी है कि उन्हें जीत के लिए पिछली बार की तुलना में वोटों के अंतर को खत्म करना होगा। 2018 में JCCJ को 49.64% वोट मिले थे, बीजेपी को 18.49%, कांग्रेस को 13.43% वोट मिले, तो वहीं 2013 में कांग्रेस को 58.70% और बीजेपी को 25.96% वोट मिले थे। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि 2013 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ा फासला था, तो कांग्रेस की स्थिति 2018 में कमजोर कैसे हो गई? तो दरअसल 2013 तक जोगी परिवार कांग्रेस में था और कांग्रेस से ही परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी में वोटों का बड़ा फासला होता था। लेकिन 2018 में अजित जोगी खुद की पार्टी JCCJ से चुनाव लड़े थे, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस के वोट 2 जगहों पर बट गए, जिससे बीजेपी को दूसरे नंबर पर आने का मौका मिल गया। जोगी परिवार के दबदबे का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस से अलग होने के बाद भी अजित जोगी को करीब 50% वोट मिले थे। बीजेपी और कांग्रेस दूर दूर तक नहीं थे। कांग्रेस के प्रत्याशी तो बड़ी मुश्किल से अपनी जमानत बचा पाए थे, लेकिन कांग्रेस की दलील है कि मरवाही कांग्रेस की ही परंपरागत सीट रही है और उसी की वजह से जोगी कांग्रेस जीतती रही है। लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि 2018 में JCCJ को जितने वोट मिले थे वो कांग्रेस के नहीं बल्कि अजित जोगी को मिले थे, और उन्हीं के दमखम पर चुनावी रण से बाहर रहकर भी जोगी परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि हार जीत की संभावना किसकी ज्यादा है? तो कहा यह जा रहा है कि जोगी कांग्रेस के वोट बीजेपी में 100% कन्वर्ट हो गए हैं।
और उसका पलड़ा भारी पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से जोगी कांग्रेस में दुफाड़ की स्थिति रही है, उससे ये पुख्ता तौर पर दावा नहीं किया जा सकता कि बीजेपी में जोगी कांग्रेस के सारे वोट कन्वर्ट हो ही गए होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से जाल बिछाया था उससे तो यही माना जा रहा है कि जोगी कांग्रेस के वोट कांग्रेस को भी गए हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जोगी कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस में पनाह ली थी, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। मरवाही उपचुनाव चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, कोई ना कोई डॉक्टर ही वहां का विधायक होगा, ये बात पहले से तय है। मिशन 70 का दावा कांग्रेस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि 2 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। मरवाही की जनता देख रही है और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां पर जरूर खिलेगा। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। मैदान के अंदर की बात यह है कि 2018 की तुलना में इस बार करीब 1.5% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अजीत जोगी अपनी पार्टी से लड़े थे तो बम्पर मतदान हुआ था। इस बार उससे भी ज्यादा लोगों ने वोटिंग में दिलचस्पी दिखाई। कहा यह जा रहा है कि बदलाव या फिर सहानुभूति की लहर में ही इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है, इसीलिए कांग्रेस और जोगी परिवार दोनों में सुकून देखा जा रहा है। और इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।